हेलो। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। यस सर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर भी आपने कंप्लीट कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर लेकर के चलेंगे, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसे पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें जो है कि सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है, और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो बिहेवियर होती है, उसे हम इसका मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेट को आप डिफाइन करते हो कि मैग्नेट इज ए सबस्टेंस ऑफ पीस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो है कि आप जानते हो कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट एक ऐसी सबस्टेंस है जो कि आयरन, निकिल या कोबाल्ट के स्मॉल पीसेस को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये जानना है कि मैग्नेट टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और नेक्स्ट जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। वह मैग्नेट जो कि नेचर में पाया जाता है, नेचर से हमें मिलता है, उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचर में पाए जाने वाला जो ब्लैक स्टोन होता है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और ह्यूमन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अलग अलग मैग्नेटिज्म दे करके अलग अलग शेप का जो मैग्नेट तैयार करता है उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में कई तरीके के मैग्नेट होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट हुआ, मैग्नेटिक नीडल रहा, कंपास नीडल रहा, या फिर जो है कि यू शेप का मैग्नेट रहा। अलग अलग जो है कि मैग्नेट होते हैं और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अलग अलग मैग्नेटिज्म उसका दिया जाता है। तो मैनमेड जो मैग्नेट होता है उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान देना है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो यहाँ तक जो है कि बातें आप जानते हो, यहाँ तक जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अंगद यादव। अंगद यादव अपना ऑडियो बंद करो। ध्यान दोगे अब। ये जो है कि मैग्नेट के बारे में हमने देखा, मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा है, कोई परेशानी नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के तो बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेट के कारण मैग्नेटिज्म के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नेटिज्म होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है आज से लगभग 2000 ईयर पहले से ही हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में हमें पता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में हम आज से लगभग 2000 साल पहले से जो है कि हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक अलग पार्ट है, मैग्नेटिज्म फिजिक्स का अलग पार्ट है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। लेकिन 1820 में ऑस्टेड के एक एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग नहीं है, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जो है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, मींस इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना है। मेन रूप से हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या डायरेक्शन होता है, ये सारी चीजें जो है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले जो है कि दोनों को रिलेट करने वाला हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इस बात को हम लेकर के चलते हैं, मीन्स अपनी फर्स्ट टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान दोगे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पता है, आप क्लास 10th में ही आपने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। वही ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ भी पढ़ना है। क्या किया गया कि ये हमने जो है कि एक कंपास नीडल ले लिया, मैग्नेटिक कंपास ले लिया, और ये मैग्नेटिक नीडल है। और ध्यान देना है, बुक में जो फिगर बना होगा या हम जो फिगर बनाएंगे या लैब में जो है कि हम कंपास यूज करें, तो जो एक जगह ये इंड जो पेंटेड आपको दिखाई दे रहा है, यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर वाला पोर्शन जो है साउथ पोल है। अगर हम नहीं भी लिखें नॉर्थ और साउथ तो ये क्लियर है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसी के ऊपर हमने ये वायर रखा है, ये वायर हमने ले लिया है AB। जस्ट इस वायर इस कंपास के ऊपर हमने वायर रखा और इसमें जो है कि हमने एक की लगा दिया, बैटरी कनेक्ट किया और एक रिहोस्टेट हमने कनेक्ट कर दिया है। ये इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया, स्विच को ऑफ रखा गया है। फिर हम इसी के नेक्स्ट पोजीशन को, नेक्स्ट कंडीशंस को हमें दिखाना है, इसलिए हम एक अलग फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो फिगर ड्रा कर लें, फिर बतला रहे हैं हम। आप लोग सुन पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा बोलते भी रहोगे, नहीं तो मुझे पता चलेगा कोई है ही नहीं और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। सेकेंड चैप्टर आप लोग तैयार कर लिए हो? सेकेंड चैप्टर तो तैयार हो गया ना? यस सर। अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे। सेकेंड चैप्टर का हमने जो है 10 इयर्स के क्वेश्चंस भेजे थे, उसे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। कुछ लोग थर्ड चैप्टर का भी कह रहे थे कि 10 इयर्स के क्वेश्चंस भेज दीजिए, तो अगर आप कहोगे तो 10 इयर्स का जो है कि थर्ड चैप्टर का भी क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। अब आप ध्यान दोगे ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब हम ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ऑर्स्टेड ने जो है कि एक कंपास नीडल लिया और ये जो है कि इसी के जस्ट ऊपर जो है ये वायर रखा गया है AB, जिस वायर को एक बैटरी, रिहोस्टेट और की से कनेक्ट किया गया है। शुरू में जब हमने स्विच को ऑफ रखा है तो ये मैग्नेटिक नीडल और वायर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक नीडल और वायर दोनों एक दूसरे के जस्ट पैरेलल है। अब क्या किया गया, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और सर्किट में जैसे करंट फ्लो होता है तो ये देखा जाता है कि ये मैग्नेटिक नीडल, कंपास का जो नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो गया। ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, ये नॉर्थ पोल जो है इधर डिफ्लेक्ट हो गया। अब यह उन्होंने देखा कि अगर इसमें करंट की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है, अगर करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है।
जब कंपास को वायर से दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। इस कंपास को अगर वायर के पास ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये ऑब्जर्व उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया, इफ देयर इज नो करंट इन दी वायर देन मैग्नेटिक नीडल इज पैरेलल टू कंडक्टिंग वायर। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एज वी स्विच्ड ऑन देन current start to flowing in wire AB and we observe deflection in compass needle, and this deflection goes on increasing as the magnitude of electric current is increases and vice versa. नेक्स्ट पॉइंट क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंपास नीडल हम वायर के पास रखते हैं तो डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा होता है, वायर से दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि हम वायर में फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं, आप देखोगे यहाँ पर दूसरे तरीके से बैटरी को हमने कनेक्ट किया है, तो अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इस कंपास में होने वाला डिफ्लेक्शन भी पहले का उल्टा होने लगता है। बात समझ में आई? तो यहां से ऑस्टेड ने यह देखा कि करंट किसी वायर में हम पास कराते हैं तो उसके पास रखे हुए कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। इसके बेस पर अब आपको ध्यान देना है, एक बात और हम कर लें, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एक्सपीरियंस करता है जबकि वह ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वही ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जो कि अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स वही ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जो कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तभी जो है कि फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। मैग्नेटिक फील्ड ही केवल कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है टॉर्क फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, किसी दूसरे फील्ड से यह फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है तभी यह डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब फोर्स लग रहा है मींस यहाँ पर जो है कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है। तो ऑस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बतलाया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यही ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बतलाता है कि करंट कैरिंग वायर produces magnetic field around itself। ये आपको याद रखना है, around itself। ये बात आप जानते भी हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो एक बार और हम बतलाएं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। हम शुरू में ये जानते थे, हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में हमने शुरू में बतलाया कि हम 2000 ईयर से हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। लेकिन 1820 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया। ऑस्टेड ने यह एक्सपेरिमेंट 1820 में बतलाया। मतलब लगभग 200 साल पहले से हमें यह जानकारी है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट यही बतलाता है। यह जो है कि एक बेसिक पॉइंट है, और इन दोनों को रिलेट करने का काम ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही ये हो रहा है कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो उम्मीद है कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। तो सारी बातें ये क्लियर है, चले आगे ना? जी सर। यस सर। तो यस सर। अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट
ये आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम ऑब्जर्वेशन हमने लिखा था, ऑब्जर्वेशन क्या था, वो सारी बातें जो है कि क्लियर। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है कि ये कंपास की नीडल हम दिखा रहे हैं कि नॉर्थ इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी दिखा रहे हैं कि नॉर्थ दूर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कब कौन सी पोल जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किधर डिफ्लेक्ट होगा, उस डिफ्लेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, इस बात को हम समझेंगे, और एम्पियर स्विमिंग रूल से हम बतला सकते हैं कि इस नीडल में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बतलाता है, अब आपको ध्यान देना है। जैसे अगर ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है इधर, ये कंपास नीडल हमने रखा है, तो ये कंपास नीडल है, सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जैसे करंट फ्लो होगा तो ये नीडल पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जो है कि डिफ्लेक्ट होगा। तो जब ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो ये नॉर्थ है, ये साउथ। हमने कैसे पता किया कि कौन सा, बिना एक्सपेरिमेंट किए हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी इंड, नॉर्थ इंड या साउथ इंड, किधर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये बात हम समझे, इसी के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल है। इमेजिन करते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग, सपोज दैट ए पर्सन swimming in the direction of electric current, a person swimming along the direction of electric current, then north pole of north end of compass needle always deflected towards his left hand. हम इमेजिन करते हैं कि कोई पर्सन जो है कि स्विम कर रहा है, और किधर स्विम कर रहा है, करेंट के डायरेक्शन में तैर रहा है। तो हमेशा कंपास की नॉर्थ पोल जो है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। स्विमर का लेफ्ट हैंड इधर है, और अगर इधर ही करंट फ्लो हो रही है तो नॉर्थ इधर डिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि यह फिगर में दिखाया गया है। अगर कोई पर्सन इधर स्विम करता है, इसका हेड जो है कि ये स्विम करने का जो डायरेक्शन है यह करंट के डायरेक्शन में है, तो हमेशा नॉर्थ पोल जो होगा कंपास नीडल का किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट हैंड के टुवर्ड। दैट इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल। इमेजिन ए पर्सन स्विम along the direction of electric current, then north pole of, सुन पा रहे हो? यस सर, ठीक है। यस सर। ध्यान दोगे एम्पियर स्विमिंग रूल क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इमेजिन ए पर्सन स्विम्स along the direction of electric current, then north pole of compass needle is always deflected towards his left hand. हम इमेजिन करते हैं कि कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब ध्यान दोगे, अगर कोई पर्सन इधर अगर स्विम कर रहा है, इमेजिन करते हैं ये इधर स्विम कर रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो इस बार लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, तो हम ये नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एम्पियर स्विमिंग रूल जो है कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए है, और एम्पियर स्विमिंग रूल का हम यूज करके कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दोगे, एम्पियर स्विमिंग रूल को हम स्नो रूल भी कहते हैं। अब ये स्नो रूल क्या है, स्नो रूल जो है कि यह बतलाता है कि सपोज एस ये साउथ डायरेक्शन है और ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर किसी वायर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अगर किसी वायर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, और ये वायर, ये कंडक्टिंग वायर कंपास के जस्ट ऊपर रखा गया हो, कंपास के जस्ट ऊपर रखा गया हो, ये जो है कि कंडक्टिंग वायर कंपास के ओवर रखा गया हो, ऊपर रखा गया हो, तो हमेशा
कंपास के नॉर्थ में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्या ये स्नो रूल समझ में आया? एक बार और हम बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा हो, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा हो, और ये वायर जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है अगर कंपास के जस्ट ऊपर रखा गया हो, इसके जस्ट ओवर रखा गया हो, तब कंपास के निडिल का जो नॉर्थ पोल होगा, यह नॉर्थ पोल हमेशा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नीचे ईस्ट होगा और ऊपर क्या होगा, वेस्ट होगा। किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम स्नो रूल भी जो है कि हम कहते हैं। तो ये बात जो है कि क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम समझेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और एम्पियर स्विमिंग रूल भी समझ में आ गया है। स्नो रूल हम इसे क्यों कह रहे हैं ये भी बात समझ में आ गया होगा। स्नो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि यदि वायर में करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होता है और कंडक्टिंग वायर कंपास के ऊपर रखा गया हो, तो कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, वेस्ट की डिफ्लेक्ट करेगा। हाँ। अब आप ध्यान दोगे, एक छोटी सी टॉपिक और हम पढ़ लें, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम समझें, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, सिमिलरली हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले एक चीज और हम समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, तब हम इसके डेफिनेशन के बारे में हम समझें, या पहले हम डेफिनेशन देख लें तब फिर सोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सिमिलरली द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेज इन विच अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, सिमिलर डेफिनेशन है, इसका भी वही डेफिनेशन है, दैट इज द स्पेस। लेकिन एक चीज यहां पर हम ऐड करेंगे, ध्यान से आप सुनोगे, द स्पेस अराउंड ए गिवन मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के कारण भी प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक कंपास नीडल एक्सपीरियंसेस टॉर्क फोर्स इज नोन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ध्यान देना है, जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना हो कि यहाँ दिया गया जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज लाते हैं, और अगर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो कहते थे कि यहाँ पर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है ये हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, कंपास को लाएंगे, और अगर कंपास की नीडल टॉर्क फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो कहेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर टॉर्क फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो कहा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या डिफाइन करोगे कि द स्पेस अराउंड ए गिवन द स्पेस अराउंड ए गिवन मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इन विच कंपास नीडल एक्सपीरियंसेस टॉर्क फोर्स, मैग्नेटिक टॉर्क फोर्स इज नोन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात क्लियर हो गया कि किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कंपास नीडल टॉर्क फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस रीजन आर स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है ये मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट से बाहर
नॉर्थ से साउथ की ओर। ये बात ध्यान देना है। मैग्नेटिक yes, फील्ड sir. का डायरेक्शन हम लिख करके आपको नोट्स बना करके दे देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है, जबकि मैग्नेट के अंदर किधर होता है, साउथ से South नॉर्थ से डायरेक्शन north। में होता है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी से B. रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वेक्टर बी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होगी, या एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ला को, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा यूनिट होता है। इसका जो नॉन एसआई यूनिट होता है, छोटा यूनिट जो होता है, वो छोटा यूनिट होता है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल यूनिट क्या होता है, गॉस। और गॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में रिलेशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। दोनों में रिलेशन होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है 10 to the power -5 टेस्ला होता है, मतलब 0.1 गॉस के बराबर होता है। हमारी अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आगे के टॉपिक में हम इसका जिक्र करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बात तो क्लियर हो गया ना। एक बार और Yes, हम sir. सबको रिवाइज यस सर। एक बार सबको हम बतला रहे हैं, किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का वह रीजन, वह स्पेस जिसमें मैग्नेटिक कंपास नीडल टॉर्क फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम कैपिटल वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, बट इनसाइड द मैग्नेट it is from south to north direction. SI unit of magnetic field is Tesla and non-SI small unit of magnetic field is Gauss. Relation between Gauss and Tesla is 1 Gauss is equal to 10 to the power -4 Tesla. नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान देना है कि क्या मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन हम जानेंगे। अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तब हम नॉर्थ साउथ की तो बात हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसमें किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसका जिक्र हम आगे के टॉपिक में करेंगे। और हम करंट कैरिंग वायर के कारण, मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस रूल से फाइंड करते हैं उसका हम जिक्र अभी करने वाले हैं अगले टॉपिक में। लेकिन हम सोर्स की बात कर लें। सोर्स की बात में हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, किसी मास के कारण प्रोड्यूस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, और उसे हम क्या कह रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा कि किसी चार्ज के कारण यह डेवलप होता है, और चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों ओर का ये स्पेस है जिसमें कोई नेक्स्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अभी मैग्नेटिक की हमने बात किया तो मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हम कह रहे हैं कि द स्पेस अराउंड द गिवन मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, ये बात हम जो है कि कह रहे हैं। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, इसका सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका सोर्स रहा मास, इसका सोर्स रहा चार्ज, और इसका क्या सोर्स है, तो इसका सोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज। ध्यान दोगे पहले और दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने जब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा इस क्लास 12th का, तो उसमें आपने चार्ज को रेस्ट रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने कहा। थर्ड चैप्टर में चार्ज मूव कर रहा था कंडक्टर के अंदर,
और एक करंट प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर उस चार्ज के चलने के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ध्यान दोगे, ये वायर जब आप लेकर के चल रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है कि नहीं, और इस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग के कारण जो है कि वायर में करंट फ्लो होता है। एक चलने के कारण, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, चार्ज के चलने के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये बात आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होता है। और एक चीज और आप ध्यान दोगे, एटम के अंदर अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब अलग बात है कि किसी एटम के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें अपीयर होता है, किसी एटम के कारण जो है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिलता। इसके बेस पर हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की हम बात करते हैं, जिसका जिक्र हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। तो यहाँ पर सोर्स आपको सिंपली याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो एक और हम काम कर लें, इसमें एक पॉइंट और बतला दें। हम एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं, सपोज एज ये कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड को ऐसे हमने रखा है, ये कार्डबोर्ड है, और जस्ट यहाँ के इसके बीचों बीच से एक वायर पास कर रहा है, ये वायर पास कर रहा है। हम इसके लिए दो फिगर बना रहे हैं, एक वही कार्डबोर्ड है, इसी टाइप का सिमिलर कार्डबोर्ड है, यहाँ से बीच से जो है ये वायर पास कर रहा है, और ये वायर जो है इस कार्डबोर्ड के प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। अब आपको ध्यान देना है, इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जो है कि फ्लो हो रहा है। तो जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है वायर में, हम आयरन फाइलिंग को लेकर के, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के, बुरादा को लेकर के, आयरन फाइलिंग को लेकर के इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। आयरन फाइलिंग्स इस पे है, और जैसे करंट फ्लो होता है तो कार्डबोर्ड को नॉक करते हैं। तो कार्डबोर्ड को अगर नॉक करते हैं तो देखा जाता है कि ये आयरन फाइलिंग्स जो है ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में जो है कि बन जाता है, और ये किसके कारण ऐसे हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसे हो जाता है। यहाँ पर भी जो आयरन फाइलिंग्स है, यहाँ पर भी अगर ये कार्डबोर्ड को नॉक करते हैं तो ये आयरन फाइलिंग्स जो है इस तरीके का जो है कि शेप ले लेती है, सर्कुलर शेप का जो है कि हो जाता है। सभी जो है जितने भी सर्कल है सबका सेंटर कहाँ पर होता है, इस वायर पर, और ये कंसेंट्रिक है सभी सर्कल्स। एक चीज आपको याद रखना है कि वायर के पास में जो सर्कल्स बनते हैं वो पास पास होते हैं, और जैसे वायर से दूर जाते हैं दो सर्कल के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाता है, मतलब वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाता है, और वायर के पास जो है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर वायर, यहाँ पर जो ये करंट है अंदर की तरफ एंटर कर रही है, यहाँ पर जो करंट है बाहर की तरफ निकल रही है, प्लेन से जो है कि नॉर्मली आउटवर्ड। अब आपको ध्यान देना है, कुछ बातें हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। अगर इस प्लेन में, यहाँ पर जो प्लेन दिया गया है, ये बोर्ड जो हमने लिया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तब तो आप ऐसे दिखा देते हो कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग A to B, कोई परेशानी नहीं है। अगर कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इसी बोर्ड पर इधर है, ऊपर से नीचे की ओर C से D, तो आप ऐसे दिखा देते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर दिखाना हो तो ऐसे कहीं भी दिखाना हो, बोर्ड के प्लेन के अलोंग
तो बोर्ड के प्लेन में कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड से नॉर्मली आउटवर्ड हो या नॉर्मली इनवर्ड हो, तब आप लाइन नहीं न ड्रा कर पाओगे। कॉपी पे हमें No, दिखलाना हो, ये हमें बुक पे दिखलाना हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉपी से नॉर्मली आउटवर्ड है, हमारी तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या हमसे दूर जा रहा है, इस प्लेन पे नीचे की ओर अंदर की ओर है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को आप समझोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड से नॉर्मली आउटवर्ड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे डॉट से। डॉट कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये बात समझ में आ गया ना? जी सर। अगर Yes, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के नॉर्मली इनवर्ड हो, कॉपी पे नॉर्मली इनवर्ड हो, तब जो है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस साइन क्या बतला रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो हमने प्लेन लिया है, जो हमने पेपर लिया है, कॉपी बुक लिया है, उसमें जो है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड हो, अंदर की तरफ जा रहा हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। और अगर क्रॉस से। ऊपर आ रहा हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट से। अब आपको डॉट। ध्यान देना है कि डॉट और क्रॉस क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डॉट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं और क्रॉस क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ एरो अगर आ रही हो तो हमें ये टिप दिखाई देगा ना, डॉट जैसा अपीयर Yes, sir. होगा। तो इसीलिए जो है कि हम इसे, अगर हमारी तरफ फील्ड लाइंस आ रही है तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर अंदर की तरफ जा रही है तो ऐसा हमें क्रॉस जैसा अपीयर होगा, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस, क्रॉस की तरफ। तो अगर कहीं कह दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तब तो ये आप समझ रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन से नॉर्मली अंदर की तरफ। आउटवर्ड है। अगर कहा जाए कि sorry. मैग्नेटिक फील्ड, गिवन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन बतलाएगा, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन। Inward. समझ में आ गया ना? तो डॉट और क्रॉस का मीनिंग क्या Yes, है, sir. ये बात जो है कि समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, टाइमिंग लेकिन थोड़ा सा कम दिख रहा है, 2 मिनट का टाइम है, और 2 चीज और छोटा छोटा चीज हम बतला देना चाह रहा हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम आप लोग का 9:20 तक रहता है ना, ये फिजिक्स का टाइम कहाँ से 8:40 से 9:20 तक रहता है। तो मैं अभी इंड कर रहा Yes, हूँ, sir. और इंड करके अभी 9:10 हो रहा है, 5 मिनट और हम टाइम आपका ले ले रहे हैं। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir.